वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है घोंसला। ये कहानी एक सवाल है कि बेटों की शादी के बाद कुछ माओं का मन इतना छोटा क्यों हो जाता है। अधेड़ उम्र की सुधा के घर के बाहर आंगन में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। सुधा हर रोज पक्षियों को दाना डालती और पक्षी भी रोज दाना चुगने नीचे आते थे। आज सुधा के छोटे बेटे राघव की शादी थी। सुधा बहुत खुश थी, लेकिन राघव राघव का चेहरा उदास था। उसे अपने बड़े भाई की कमी खल रही थी। रिश्तेदारों ने यह पूछ पूछ कर कि बड़ा बेटा और बहू शादी में क्यों नहीं आए, सुधा की नाक में दम कर दिया था। सच्चा कारण तो सुधा किसी को बता नहीं सकती थी। उसने बात को टालते हुए कहा, बच्चे की परीक्षा का समय है, इसलिए वह लोग नहीं आ पाए। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन ये सब बातें सुनकर भी लोगों को कहाँ चैन था। कानाफूसी चल ही रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से, इसलिए नहीं आई। तो कोई कहता सुधा स्वभाव से कितनी तेज तरार है, शायद झगड़ा हो गया होगा। देखना कुछ ही दिनों में छोटी भी चली जाएगी। धूमधाम के साथ राघव का विवाह संपन्न हो गया। राघव अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। राघव घर की हर बात जानता था। छोटी से छोटी बात पर अपनी माँ और भाभी के बीच होने वाली तू मैं कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे यह सब याद था और इस सब की जानकारी थी। बात कभी बड़ी नहीं होती, उसे बड़ा बना दिया जाता था। इस तरह लगभग हर रोज ही घर में महासंग्राम छिड़ जाया करता था। राघव चिंतित था। वह सोच रहा था, माँ को तो वह बदल नहीं सकता, पिताजी है नहीं, वरना वह माँ को समझाते। उसकी पत्नी श्वेता का स्वभाव समझदारी और विनम्रता और सहनशीलता वाला होना चाहिए। वह श्वेता को जानता ही कितना था। यह कोई प्रेम विवाह तो था नहीं, वो पहले से जान पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वह श्वेता को पहले ही सब कुछ समझा देगा, इस घर के बारे में, कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, उनकी बोली बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। रात को राघव ने अपनी पत्नी से कहा, श्वेता, अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। श्वेता ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, राघव, भैया भाभी क्यों नहीं आए राघव? राघव ने बिना छिपाए श्वेता को सब सच सच बता दिया। श्वेता, माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, तू मैं हो जाती है। पर एक दिन तो माँ ने सारी हद पार कर दी। भाभी की गलती इतनी ही थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं से बस इतनी बढ़ गई कि माँ ने वह कह दिया जो उन्हें हरगिज नहीं कहना चाहिए था। यह सुनकर वह सोचने लगी, ऐसा क्या कह दिया था माँ ने? माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे उस वक्त। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ आप ये क्या कह रही हो? अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने एक न सुनी। माँ ने भैया को भी कह दिया, जोरू को गुलाम बना फिरता है, तू भी चला जा। भाभी ये सब सुनकर रो रही थी। भैया भी रोने लगे। लेकिन माँ का गुस्सा कम ही नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज रोज की कलह कलेश से वह दोनों भी उकता चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना तबादला ही करवा लिया। वह भी भाभी की तकलीफ कब तक यूं ही देखते। हाँ, मैं कहता हूँ कि थोड़ी गलती भाभी की भी थी। उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को पसंद ही नहीं था, पर वह भी अपनी ही चलाती थी। सहनशीलता की उनमें भी कमी थी। यह सब सुनकर श्वेता ने बीच में कहा, हाँ राघव, तुम सही कह रहे हो, ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। श्वेता, माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को शूल की तरह चुभ गए और तब से उन्होंने घर छोड़ दिया।
पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। श्वेता, कटु वचन तो तीर की तरह होते हैं। एक बार जीभ से निकल गए तो बस निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर वह कटु वचन लगते हैं तीर की तरह, उसे ऐसा आघात पहुंचाते हैं कि उनका वह घाव नासूर बनकर ताउम्र उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है। श्वेता, मैं तुमसे उम्मीद लगा रहा हूं कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, पर हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें हमेशा यही रहना होगा, माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी? राघव, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ संभाल सकूं। राघव, क्या माँ को अब भी इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे, ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था भैया भाभी के साथ? पता नहीं श्वेता, उनके दिल में क्या चल रहा है, किसी को कुछ बताती भी तो नहीं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फोन करके बुला लो, लेकिन वे अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर श्वेता ने कहा, राघव, अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बिठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मुझे इतनी मुश्किल नहीं होगी, मैं वैसा ही सब करूंगी जैसा वह चाहती हैं। यह सुनकर राघव ने कहा, थैंक यू श्वेता, आई लव यू। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही श्वेता की संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने राघव को तो दिलासा दे दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, पर उसके मन में तूफान उठा था। कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभा पाएगी वह उनके साथ। हफ्ते 15 दिन तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली सुधा धीरे धीरे अपने स्वभाव के असली रंग दिखाने लगी, जैसे कि बात बात पर टोकना, श्वेता के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन का अपमान करना, सब शुरू हो गया। राघव की बात को ध्यान में रखते हुए श्वेता ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बस लगी रही अपना काम करने, और यह सब इसी तरह चलता रहा। सुधा की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेती श्वेता, अकेले में आंसू बहा लेती थी। सबके सामने फिर वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी सुधा का स्वभाव नहीं बदला था। वो टस से मस न हुई थी। उसने एक बेटे बहू को खो देने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया था। सुधा का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण श्वेता के धैर्य का बांध अब टूट रहा था। राघव पहले की तरह अब भी सब कुछ जानता था, पहचानता था, जबकि श्वेता कभी किसी भी बात पे उससे हर तरह की कोई शिकायत नहीं करती थी। श्वेता के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही राघव के समक्ष सारे राज खोल देती थी। कभी कभी श्वेता की आंखों में डबडबाए आंसू चोरी छिपे राघव को दिख जाते थे। तब राघव का मन बैठ जाता है सब देख के कि क्या करूं, कैसे हालात को सुधारूं। बेचारा समझ ही नहीं पाता। सुधा हर रोज की तरह आज भी पक्षियों को दाना डालने आंगन में गई। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पहले ही दस्तक दे चुका था। रात को काफी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप ले लिया था। सुधा के बाहर आने से पहले बाई आंगन की सफाई कर पत्ते बाहर फेंक चुकी थी। सुधा ने दाने डाले, लेकिन आज पेड़ से कोई भी पक्षी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब सुधा ने अपने पेड़ की तरफ नजर उठाकर ऊपर देखा तो आज उसका हरा भरा लहलहाता पेड़ सूखा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ गए थे। यह दृश्य देखकर सुधा दुखी हो गई, मन उदास हो गया। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। सुधा सोच रही थी कि उसका हरा भरा पेड़ कैसे सूखी टानी की तरह हो गया है। सब पत्ते झड़ गए हैं, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं,
पत्तों का साथ नहीं, इसलिए वह भी यहाँ से चले गए, अपना घोंसला छोड़कर किसी और घने पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन आनंदित होगा, उनकी सुबह रंगीन होगी, शाम आराम से शांति प्रिय वातावरण में उन्हें सोने देगी। यही सब तो चाहिए होता है। इतना सोचते हुए उसने अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नजर डाली, जो उसे आज इस सूने खाली पेड़ की तरह ही नजर आ रहा था, बिल्कुल शांत और बेजान, जिस पर से कुछ पंछी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका बड़ा बेटा, बहू और चिंटू रहा करते थे। वह भी इतना सोचते सोचते ही वह उठकर खड़ी हो गई। उसने फिर सोचा, यदि उसका छोटा बेटा और बहू भी नहीं, उसे अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना है। आज पहली बार उसे अपने बड़े बेटे और बहू की कमी खल रही थी, उनकी याद सता रही थी। वह बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उसके बोझ तले सुधा का दम घुट रहा था। किस तरह अपनी बड़ी बहू को वह ताना मारा करती थी। वो याद कर रही थी कि बात बात पर उसका अपमान करती थी, उसके हर काम में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने ही नहीं दिया। आज वह यही सब अपनी छोटी बहू के साथ भी कर रही है। बात बात पे टोक रही है, ताने मार रही है। ये वह सोच रही थी, आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, क्यों बहुओं को बेटी जैसा प्यार न दे पाई। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से नीचे टपक रहे थे। उन्हें पहुंचने के लिए आज तो उसके पास एक बेटा बहू है, लेकिन अगर वह भी उसके गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबरा कर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो क्या वह क्या करेगी। इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछड़े सूने पेड़ ने सुधा को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। आज दोपहर को जब वह सब खाना खाने बैठे, तो आज पहली बार खाना खाने का पहला कौर खाते ही सुधा ने कहा, वाह बेटा, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। राघव और श्वेता एक दूसरे की तरफ अचरज भरी नजर से देखने लगे। सुधा के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर श्वेता फूली नहीं समा रही थी। उसने अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुधा के मुंह से यह सुनकर उसे ऐसा लग रहा था, शायद आज सब्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है, माँ को कोई कमी निकाल ही नहीं पाई। बहू बहू कहकर श्वेता को आवाज लगाने वाली सुधा आज दोपहर से ही उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी माँ के अंदर आया यह बदलाव देखकर श्वेता बहुत खुश थी। आज दिन भर में किसी तरह की टोका टोकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर सुधा भी बेहद खुश थी। उसके मन में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह आज अपनी श्वेता के काम में कमियां ढूंढने के बदले उसके काम की अच्छाइयां देख रही थी, और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। श्वेता के हर काम में सुधा मदद भी करने लगी, उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। राघव हर रोज श्वेता को खुश देखता और खुद भी खुश रहता। यह सारी खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंच गई। राघव ने सुधा से कहा, माँ, भैया का फोन आया था, मिलने बुलाया है, सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए जाकर मिल आते हैं। सुधा ने कहा, रुक जाओ, और यह कहकर जाकर सीधा फोन उठाया। आज अपना अहंकार छोड़कर, अपना स्वाभिमान छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फोन लगा दिया और कहा, हेलो। उधर से अंजलि ने फोन उठाकर कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर सन्नाटा सा छा गया। सुधा कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर अंजलि माँ की आवाज पहचान गई थी। उसी ने पहल करते हुए कहा, माँ,
ये सुनते ही सुधा फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तब तक श्वेता भी वहां आ गई। अपने आप को संभालते हुए सुधा ने कहा, अंजलि, अंजलि बेटा, मुझे माफ कर दो। फोन स्पीकर पर था। सुधा का बड़ा बेटा माधव भी वहीं पर था। वह भी सुनने लगा। अंजलि ने कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारी तीनों की बहुत कमी लगी। मैं अपने गुस्से से बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यदि तुम मुझे माफ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ ज्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका तो दो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो। और प्लीज माँ, आप रोना बंद करो। गलती तो हमारी भी है। हमें भी आपके गुस्से में भूली बात के कारण घर नहीं छोड़कर आना चाहिए था। पर जो हो गया सो हो गया माँ। अब आगे हम सब जितना भी अच्छा कर सकते हैं जरूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ, आप सबसे मिलने। अंजलि की फोन रखने के बाद उसने जैसे ही माधव की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। अंजलि ने कहा, प्लीज माधव, रो मत। माधव ने उसे गले लगाते हुए कहा, अंजलि, इतने दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतजार था। कुछ दिनों पहले श्वेता के चेहरे पर छाई उदासी देखकर राघव के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आ जाता था। लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से गायब हो चुका था, माँ के इस बदलाव के कारण। अब तो हर रात श्वेता के चेहरे की खुशी देखकर ही वह सोता था, चैन से, सुकून से, बेफिक्र होकर। राघव सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में अगर बदलाव ना आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सूना आंगन बनने से बच गया। इसी बीच श्वेता प्रेग्नेंट हो गई। खुशियां कई गुना बढ़ गईं। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में थे, तो हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में सुख और शांति से समय बिताते थे। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते संभल गया। सुधा सोच रही थी, पतझड़ के बाद नई कोपलें फूट जाती हैं, पेड़ तो फिर से हरा भरा हो जाता है, घोंसले भी बन जाते हैं, पक्षी भी चहचहाते हैं। लेकिन घर से यदि कोई जोड़ा अलग चला जाए तब तो उसका वापस आना लगभग असंभव ही होता है। वे आंगन फिर से वैसा हरा भरा कभी नहीं हो पाता। रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। वक्त रहते वह संभल गई, इसलिए छोटा बेटा बहू उसके साथ है, वरना उसके घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वह फिर जीवन भर हरा भरा नहीं हो पाता। आंगन में बैठी सुधा आज अपने पेड़ को निहार रही थी, जो फिर से हरा भरा हो गया था। नई कोपलें फूट चुकी थी, पत्तियां बड़ी होकर शोर मचाना शुरू कर चुकी थी, पक्षी घोंसला बना रहे थे। श्वेता ने भी एक बिटिया को जन्म दिया। घर में भी किलकारियां गूंजने लगी। सुधा चिड़िया को चोंच में दाना लेकर जाती देख रही थी कि वह कैसे अपने बच्चे को खिलाती है। देखते देखते वह सोच रही थी कि कितने प्यार से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हर दुख भी हंसते हंसते सह लेते हैं। लेकिन बेटे की शादी के बाद क्यों हमारा मन इतना छोटा हो जाता है? यह एक ऐसा सवाल था, प्रश्न था, जिसका जवाब वह खुद भी नहीं ढूंढ पा रही थी। शायद यह जवाब उसे उस सूने पेड़ को देखकर मिल चुका था। दोस्तों, ये थी कहानी एक घोंसले की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपको अपने इस प्रश्न का सवाल जरूर मिला हो कि शादी के बाद बेटों की माँओं का मन छोटा क्यों हो जाता है। कुछ, सभी नहीं। चलिए, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको लगता है किसी का व्यवहार ऐसा है तो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी क्या राय है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।